वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग। जैसे कि मेरा चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ये फर्स्ट चैप्टर जो था वो 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर था, और जो साइंस में भी थर्ड पार्ट था। साइंस का थर्ड पार्ट जो है वो है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर था, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ कि गति, ये गति होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, और उसके बारे में अध्ययन भी उसके बारे में मैंने अध्ययन भी कराया आपको, कैसे कैसे कितने प्रकार की गति होती है। एक बार दोबारा रिपीट करते हुए या दोबारा सॉल्यूशन कराते हुए, जैसे इसका क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गति से आप क्या समझते हैं, तो आप बता दो गति क्या होती है। जब कोई वस्तु अपनी दिशा के अनुसार या समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती है या निश्चित पथ पर चलती है, तो उस गति को उसे वस्तु की होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं गति। आप समझ में भी आ गया होगा आपके कि गति होती क्या है। अब आपके समझ में आ गया होगा, एक होती है विराम अवस्था, एक होती है गतिमान अवस्था, एक होती है विराम अवस्था, एक होती है गतिमान अवस्था। भाई अंतर क्या होता है? भाई विराम अवस्था मतलब यदि कोई वस्तु एक स्थान पर रखी हुई है और उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। डेफिनेशन फिर दोबारा समझ लेना बेटा। विराम अवस्था क्या होती है? यदि कोई वस्तु, बेटा डेफिनेशन लिखने का ना हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं लिखूँगा तो उससे वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ी कम करने के लिए हो, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए और जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ और वो समझ में आ जाए आपके। यदि जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसे लिख के, भाई पॉज करके लिख के देख लेना बेटा, वो याद हो जाएगी आपके, ठीक है बेटा। और डेफिनेशन भी ऐसे लिख लेना उसकी, दोबारा सुन लेना कि विराम अवस्था क्या होती है। यदि कोई वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अपनी दिशा के इधर उधर या सीधी रेखा में कहीं भी नहीं जा रही है और एक निश्चित स्थान पर रखी हुई है, तो उस गति को कहते हैं विराम अवस्था। वस्तु की होने वाली, कह सकते हो वस्तु कैसी है, कैसी अवस्था में, विराम अवस्था में है। अब क्या है गतिमान अवस्था? गतिमान अवस्था है यदि कोई वस्तु अपनी दिशा के अनुसार इधर उधर जा रही है या समय के साथ कोई परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु में होने वाली इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे गतिमान या गति अवस्था कहते हैं। कह सकते हो उसे, ठीक है। क्या कह सकते हो कि जो वस्तु है वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है बेटा। आपके समझ में भी आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब गति भी मैंने बता दी, गति होती कितने प्रकार की, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि गति होती कितने प्रकार की है। गति मैंने बताया कि गति के प्रकार, भाई पहले फर्स्ट बताई थी मैंने, कौन सी गति? सरल रेखिक गति। दूसरी वृत्तीय गति। थर्ड जो है भाई दोलन गति। फोर्थ है कौन सी गति? अनियमित गति। भाई आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्या होते हैं सरल रेखीय गति, क्या होती है। इसे सरल रेखीय गति को समांतर गति बोल देते हैं, समांतर गति, ठीक है। तो आपके समझ में भी आ रहा होगा कि रेखीय गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या होती है, ठीक है बेटा। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर सीधी जाती है, सीधी रेखा में गति करती है और उसके समय के साथ परिवर्तन कर रही है, समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदल रही, दिशा एक ही दिशा है। जैसे यदि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दिशा के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परंतु क्या हो रहा है, उसकी स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। भाई वस्तु यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो अपनी गति के द्वारा जा रही है, तो उस गति को कहते हैं कौन सी गति? सरल रेखीय गति। आपके समझ में आ गया समांतर गति, समांतर मतलब सीधी रेखा में गति। आपके समझ में आ रहा होगा एक चीज़। और हर टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इससे पहले जब चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में पहले डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन मैं खुद बोलता हूँ और वो लिखनी आपको खुद होती है बेटा। अपने पेज पे
जब आपकी कॉपी होगी कॉपी में लिख लिख के देख लेना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोली सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे सरल रेखीय गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर सीधी रेखा में गति करती है और उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन होता है पर दिशा के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो उस गति को कहते हैं कौन सी गति, सरल रेखीय गति। अब क्या है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति की डेफिनेशन क्या है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय रूप में गति करे। ध्यान सुन लेना, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करती है तो उस गति को कहते हैं कौन सी, वृत्तीय गति। इसका जस्ट एग्जाम्पल है पंखा, मोटर, ये सब क्या हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है किसके, वृत्तीय गति के। ये आप कह सकते हो मोटरसाइकिल का जो रिम होता है वो, या साइकिल का रिम जो होता है वो कैसी स्थिति में उस समय जब चल रही है साइकिल तो वह कैसी गति कर रहा है, आप कह दोगे वो वृत्तीय गति कर रहा है। अब आ जाओ दोलन गति। दोलन गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, मतलब पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ठीक है, पेंडुलम के आकार का, भाई एक पेंडुलम है, पेंडुलम इधर व उधर लटकता रहता है, तो उस गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, सॉरी दोलन गति कहते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा दोलन गति क्या होती है। भाई पेंडुलम तो आपने देखा होगा कि घड़ी के जो बीच में लटका होता है उसे पेंडुलम बोलते हैं। झूला एक प्रकार का एग्जाम्पल कह सकते हो आप, झूला भी एक उसका एग्जाम्पल है, किसका, दोलन गति का। आपके समझ में आ रहा दोलन गति होती क्या है। फिर अनियमित गति क्या होती है। अनियमित गति का मतलब है यदि कोई वस्तु अपनी दिशा तो परिवर्तन कर रही है, अपनी चाल भी परिवर्तन कर रही है, अपनी चाल के अनुरूप जारी है, भाई चाल भी परिवर्तन कर रही है और अपनी दिशा भी परिवर्तन कर रही है और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उस गति को कहते हैं अनियमित गति। नियमित गति कि इसकी कोई दिशा नहीं है, कहीं को भी जा सकती है, इसकी दिशा नहीं है, ठीक है, और अपनी दिशा के अनुसार अपने दिशा के अनुरूप जा रही है, ठीक है बेटा। तो आप क्या दोगे, अनियमित गति। आपको समझ में भी आएगा वृत्तीय गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है और सरल रेखीय गति क्या होती है और अनियमित गति क्या होती है। तो चारों चीज़ आपके समझ में आ गया होगा डिटेल से, स्पेशल आपके बेटा। इससे संबंधित अब पूछता है क्वेश्चन में कि अदिश और सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश और सदिश राशि, भाई सदिश कह दो, सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक है बेटा, अदिश और सदिश। देखो बेटा डेफिनेशन में लिखने का ना हूँ, ध्यान सुन लेना भाई, जो वर्ड बोलूँगा उनसे लिख लेना बेटा आप, और आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा क्या होता है क्या नहीं। भाई सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ में परिमाण और दिशा दोनों होंगी, दिशा दोनों होंगी, दोनों, परंतु जो अदिश राशि है इसमें परिमाण तो होगा, परंतु दिशा नहीं होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होती है सदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ होती हैं। ध्यान सुन लेना, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिक मतलब भौतिक चैप्टर चल रहा है, आपको पता है कि सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। भाई परिमाण भी निकल कर आएगा, कुछ रियल तो निकल कर आएगा, और दिशा के अनुसार कार्य करेगी, ठीक है बेटा। अब क्या है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे ऊर्जा में केवल परिमाण निकल कर आता है, उसमें दिशा कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर कहने लग जाओ वेग में क्या होगा, उसकी दिशा भी होगी वेग, और उसमें कोई परिमाण भी निकल कर आएगा, हाँ इतने किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, इस दिशा में जा रही है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल कह सकते हो, इसका वेग है और इसका विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हो, विद्युत ऊर्जा, ठीक है बेटा। तो अदिश और सदिश राशि बदल गए, एक होती है इसी चैप्टर में बेटा आपने समझ में भी आ गया होगा आपके, और आपने डेफिनेशन लिख भी रहे होगे, मुझे लग रहा है कि बच्चे लिख ही रहे होंगे, और आपके समझ में भी एक टॉपिक में समझाना चाह रहा हूँ, वो टॉपिक भी आपके समझ में भी आ रहा होगा। फिर इसके बाद मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। देखो बेटा
मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? मूल राशि वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप पर निर्भर हो। जैसे कि एग्जाम्पल है दूरी। दूरी एक एग्जाम्पल है भाई। दूरी का मात्रक आपको पता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये किसी पर निर्भर तो नहीं है, ये मीटर इसका स्वयं का मात्रक है, आपको पता है मीटर इसको स्वयं का मात्रक है। जबकि व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जैसे वेग, क्या लग जाऊँ, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ क्या हो गया? यहाँ दो मात्रक जुड़ गए, यहाँ क्या जुड़ गया? मीटर भी जुड़ गया और क्या जुड़ गया? सेकंड भी जुड़ गया। दोनों मात्रक एक निर्माण कर रहे हैं एक का। या वेग का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। भाई दूरी अपॉन समय, भाई यहाँ दूरी भी है यहाँ समय भी है, तो दोनों जुड़ रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि मूल राशि क्या होती है? मूल राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो केवल अपने आप पर निर्भर होती है। परंतु व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। भाई मूल राशियों से मिलकर तो बनी है। इसमें दो राशियाँ भाई मूल राशि कहती है, इसमें मीटर था और मीटर, इसमें समय भी होगा। भाई यहाँ कह सकते हो समय का मात्रक आपको पता है सेकेंड, ठीक है ना, समय का मात्रक सेकेंड। ये दोनों को जोड़कर किससे बना रही है? व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है बेटा, आपके एक एक चीज़ समझ में भी आ रही होगी क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये तो क्वेश्चन पूछता ही है। फिर इसके बाद और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। भाई ये रिपीट कर रहा हूँ, चाल या वेग, ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछता है कि चाल और वेग में डिफरेंस क्या होता है। भाई चाल आपको स्पीड बोलते हो और वेग को आप वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है बेटा, दोनों इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, परंतु वेग बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। दोनों की चीज़ पता चल गई होगी, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, वेग होता है विस्थापन बटे समय। भाई अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों में डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है कि यहाँ क्या आ रही है, यहाँ तो दूरी आ रही है, यहाँ क्या आ रही है, विस्थापन आ रहा है। जिसे दूरी को आपको पता है डिस्टेंस बोलते हो और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? दूरी का मतलब होता है कि जो पैरों द्वारा चली गई, भाई हम जो चल के जाते हैं, जो घर्षण के अनुसार जा रहे हैं, वो तो कहलाती है क्या? दूरी। जो घर्षण के अनुरूप जा रही है, घर्षण के विपरीत दिशा, कह सकते हो कि एक वायुयान होता है, वायुयान एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के जाता है ना। वहाँ क्या है, यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठाकर रखी जा रही है, ध्यान सुन लेना, यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठाकर रखी जा रही है। भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डस्टर यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ उड़ कर, भाई हमने ठाकर रखा है यहाँ से, तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ विस्थापन हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक कट्टा लिया मैंने, एक कट्टा ले रखा नाज का, तो उस नाज के कट्टू क्या मैं खिसका कर ले जा रहा हूँ, वहाँ जो नाज के कट्टू खिसका कर ले जा रहा हूँ, उसकी वहाँ जिस समय विरामावस्था में था वो कट्टा, उससे और जहाँ तक हम ले गए उस कट्टे को, भाई नाज का कट्टा देखा है, नाज का बोरा, उसे स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए, उसे आप खींच कर ले गए हो, उसे खिसका कर ले गए हो, घर्षण के अनुसार ले गए हो। जब घर्षण के अनुसार ले जाते हैं वहाँ क्या होती है? दूरी होती है। तो आपके समझ में भी आ रहा होगा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है बेटा, और एक एक चीज़ मैंने, एक टॉपिक मैंने समझाया है, एक एक चीज़ के बारे में बताया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। आपके एक एक चीज़ समझ में भी आ गया होगा। अब दोनों के मात्रक, बेटा इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। भाई ये भी दूरी भी क्या मारती है? मीटर में मापी जाएगी, किलोमीटर में मापी जाएगी या मिलीमीटर में मापी। ऐसे यहाँ पर विस्थापन भी क्या होगा? मीटर में नापा जाएगा, किलोमीटर में नापा जाएगा, ये ऐसे नापा जाएगा। और समय का मात्रक सेकंड होता है। दोनों का मात्रक तो सेम होता है परंतु अंतर होता है। भाई चाल और वेग में अंतर, चाल कह सकते हो चाल एक सदिश राशि है, जबकि वेग एक अदिश राशि है। ठीक है, इनमें ये भी डिफरेंस है कि ये कैसी राशि है, ये तो सदिश राशि है और ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ये भी कह सकते हो आप। और डिफरेंस क्या होता है? चाल और वेग में अंतर, चाल में और वेग में डिफरेंस क्या है? एक और डिफरेंस है हल्का सा। क्या डिफरेंस है? कि हल्का सा क्या डिफरेंस है कि चाल क्या है? चल के जाती है, जबकि वेग उड़ के जाता है। ठीक है, यदि मैं कहने लग जाऊँ कि रेलगाड़ी चल के जाती है, तो उसमें चाल की आवश्यकता होती है, ना कि वेग की आवश्यकता। वहाँ चल के जा रही है, ट्रैक पर चल के जा रही है। भाई जब ट्रैक पर चल के जा रही है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ चाल होगी, ना कि वेग होगा। वेग किस में होगा? वायुयान एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के गया ना, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ वेग होगा, ना कि चाल होगी। ठीक है बेटा, वायुयान चाल से
नहीं चलता, वेग से चलता है। बेटा आपके समझ में आ रही है, समझ में भी आ रही होगा आपके। फिर इसके बाद आपके ये चीज़ समझ में आ गई। फिर होता है त्वरण। हल्की सी चीज़ पूछता है त्वरण, कि त्वरण क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलेशन। एक्सीलेशन होता क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तो आप बता दोगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। भाई वेग में परिवर्तन का मतलब है कि कोई, या तो भाई एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल स्पीड से ले आ रहा है, एक मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से ले गया और वो अचानक ही 70 की स्पीड कर ले। भाई क्या हो गया, यहाँ पे 60 की स्पीड थी और 70 की स्पीड पकड़ ली। यहाँ क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ 10 का डिफरेंस हुआ। जो डिफरेंस हुआ है ना, वो जो वेग में परिवर्तन हुआ है। भाई यहाँ वेग कितना था, यह कह सकते हो, यहाँ चाल कितनी थी, चाल कितनी थी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और कितनी पहुँच गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ चाल में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। जब चाल में वृद्धि हो या कमी हो तो उसे कहते हैं क्या, त्वरण। तो आप कह सकते हो कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बात एक ही है बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपके समझ में भी आ होगा। और इसका क्वेश्चन पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है। भाई चाल, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। भाई वेग परिवर्तन, तो वेग का मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड, आपको समय का पता है सेकंड, ठीक है बेटा। तो नोमिनेटर के डेनोमिनेटर में है, तो डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि a बराबर a का मात्रक, a क्या होता है, एक्सेलेरेशन, जिसे त्वरण बोलते हो आप। त्वरण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होता है। तो आपके एक चीज़ क्लियर हो रही होगी आपके बेटे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ और आप खुद भी जान रहे हो कि सर स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो। मैंने देख रहा था कि मैंने एक दो वीडियो देखी है पहले पीछे की, तो मैंने देखा है कि बच्चों की स्पीड ज़्यादा, मतलब मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है कि बच्चों की थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्पीड कम करता जा रहा हूँ और समझाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। अब देखो उसके बाद फिर आपके समझ में भी आ गया होगा कि वेग का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो इनके मात्रक भी समझ में भी आ रहे होंगे आपके। फिर इसके बाद ये तो पूछा है कि क्या है क्या नहीं क्या। अब आपके समझ में भी आएगा कि वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। अब इसी में क्वेश्चन मैंने बताया था कि गति की समीकरण पूछता है। गति की 3 समीकरण होती हैं बेटा। न्यूटन ने गति की 3 समीकरण दी थी। सबसे पहले की थी v बराबर u प्लस at, फिर दूसरी समीकरण दी थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर थर्ड समीकरण थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति की 3 समीकरण दी थी न्यूटन ने, और उनके बारे में बताया कि गति की 3 समीकरण होती हैं। पहली जो समीकरण होती है वो होती है v बराबर u प्लस at, और सारे स्मॉल होते हैं, कैपिटल कुछ नहीं होता। v बराबर u प्लस at। अब जब डेफिनेशन क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गति की फर्स्ट समीकरण लिखिए। आप 1 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि गति की फर्स्ट समीकरण लिखिए। तो गति की फर्स्ट समीकरण लिखने का मतलब फर्स्ट समीकरण तो लिख दोगे आप, परंतु उसके बारे में बताओ कि है क्या चीज़। जैसे मैं पूछना गया कि v क्या है, v आप बता दोगे अंतिम चाल कह लो या वेग कह लो, बात एक ही है। अब u पूछने लग जाएगा, तो आप बता दोगे प्रारंभिक चाल या वेग। फिर इसके बाद बताने लग जाओगे s बराबर क्या है, s बराबर दूरी है, दूरी कह लो या विस्थापन कह लो, बात एक है, विस्थापन, ठीक है बेटा। और t क्या है, t तो आपको पता ही है, टाइम है, समय है। अब रह गया a बराबर भी आपको बताया त्वरण। और बेटा एक बात और ध्यान रख लेना, इनके मात्रक जरूर याद रख लेना। जब तक मात्रक याद नहीं होने के ना, जब तक न्यूमेरिकल इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे मैं पूछने लग जाऊँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बता दोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मैं पूछने लग जाऊँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बता दोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर चीज समझ में आनी चाहिए। और बोर्ड में नंबर लाने के लिए 90% से अबाउट लाने के लिए बच्चों को मेहनत जरूरी है बेटा। बिगर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैंने ये देखा है कि बिगर मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। जब तक आप मेहनत नहीं करने गए, बिगर
मेहनत के कुछ मिलता तो है ही नहीं भाई। आपको 90% लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल क्या होती है। भाई अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल, अब मैं कह रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, विरामावस्था में है। जब वो खड़ी है तो उसने भाई खड़ी है 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उसने क्या कर ली कि 40 की स्पीड होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले ली उसने। अब क्या है भाई, मोटरसाइकिल जिस समय खड़ी थी बिंदु ए पर खड़ी थी और बी तक पहुंचने के लिए ए से बी तक जैसी ही पहुंची ना वो 40 की स्पीड से हो गई। अब ए पर जो खड़ी है भाई मोटरसाइकिल खड़ी है तो प्रारंभिक चाल क्या है उसकी, प्रारंभिक चाल क्या है u बराबर 0। ध्यान रख लेना, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में खड़ी है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में खड़ी है तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, 0 होगी बेटा, ठीक है। और जैसी वो स्पीड पकड़ लेगी अंतिम चाल क्या है यहाँ पे, यहाँ 40 होगी। तो आपके समझ में भी आ होगा। और टाइम क्या है, टाइम क्या है 10 सेकेंड। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन कैसे हल करने हैं वो क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा बेटा अब, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा इस क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चनों पर संबंधित, ठीक है ना। पहले तो उन पर कराऊंगा क्वेश्चन की चाल बराबर दूरी बटे समय पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चाल ज्ञात करो। वो कह रहा है एक मोटरसाइकिल 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए उसकी चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो आपका पता है, मैंने बताया था कि फॉर्मूला कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बताया नहीं था मैंने फॉर्मूला, इससे पहले समझाया था आपको कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। भाई चाल, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, भाई दूरी कितनी थी 5 किलोमीटर, समय क्या दे रखा था 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ क्या है किलोमीटर, यहाँ क्या है मीटर। क्या मैंने फॉर्मूला आपको चाल का जो मात्रक बताया मैंने, चाल का मात्रक क्या मैंने किलोमीटर प्रति मिनट बताया, मिनट तो बताया नहीं मैंने आपको। या तो मैंने बताया कि चाल का मात्रक क्या होता है, या तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है, या चाल का मात्रक क्या होता है किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भैया मैंने ये तो बताया नहीं आपको कि चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति, भाई किलोमीटर प्रति मिनट तो बताया नहीं मैंने आपको। क्या बताया कि चाल का मात्रक, बस सर दो बताएं आपने। क्या बताए थे कि एक तो चाल का मात्रक क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। या तो मैंने क्या बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा हावर, या मीटर प्रति सेकंड होगा। और इनमें तो इम्पॉसिबल है भाई, इनमें क्या है, यहाँ तो किलोमीटर आ गया, यहाँ मिनट आ गया। तो इसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, भाई 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए थे 5000, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई 5000। और 10 मिनट में 1 मिनट में 10 सेकंड, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड होगी, तो आप क्या दोगे सीधी 600 सेकंड। क्यों भाई, 10 की और 60 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है बेटा। यहाँ क्या करा आपने, कि 1000 की और 500 की मल्टीप्लाई कर दी। वो क्या आएगा मीटर में, ये क्या आएगा सेकंड में। तो आपको पता चल गया कि मीटर प्रति सेकंड में आ गया भाई। 1 2 0 कट गई। आपको दिखाई दे रहा कि इससे ही सक भी काट दिया, 2 से कट रहा तो कितना आया 3, ये कितना आया 5, 25 अपॉन कितना 3, 25 अपॉन 3 का मतलब है 8.36 ऐसे ही आ जाएगा लगभग, ठीक है बेटा।
33 के आसपास आएगा। तो ऐसा जाएगा कि चाल का मात्रा क्या, चाल की जो उसकी स्पीड थी या चाल थी, तो आप बता दोगे उसकी चाल कितनी थी अब कि 8.33 मीटर प्रति सेकंड थी। आप तो उसकी चाल भी बता दोगे आप क्या थी क्या अच्छा नहीं। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर क्या नहीं। एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी से समझाई मैंने, आपको कन्वर्ट करना ही बताया है मैंने आपको कि कन्वर्ट करना तो पहले ही बता चुका हूँ। सब फर्स्ट वाली वीडियो जो थी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो वो थी कन्वर्ट करने वाली वीडियो आपको, उसमें एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है कि क्या है क्या नहीं। अब इसके बाद समीकरण पर कैसा क्वेश्चन पूछता है भाई, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब समीकरण पर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, समीकरण पर देखो बेटा, समीकरण पर क्वेश्चन पूछेगा। समीकरण पर कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक भाई समीकरण पर क्वेश्चन देख लो, इसमें समीकरण पर क्वेश्चन पूछेगा। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, वह 10 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई 60 किलोमीटर प्रति हावर कह सकते हो आप, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी पर लगने वाला त्वरण ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा बेटा कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में है, वह 10 मिनट में 10 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी पर लगने वाला त्वरण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक रेलगाड़ी है वो 60 भाई विराम अवस्था में है, जैसे ही वो चलना प्रारंभ करती है, तो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो अपनी चाल की स्पीड बढ़ जाएगी, और वो कितने की बढ़ रही है कि 10 मिनट में कितनी की स्पीड बढ़ा दी उसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही। तो उस पर लगने वाला त्वरण ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन में लैंग्वेज में हल्की सी गलती हो सकती है बेटा, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी आप कह सकते हो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में है, जैसे ही वो चलने प्रारंभ, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में है, जैसे ही लिख लेना, जैसे ही वह चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ लिख लोगे ना, प्रारंभ करती है वह 10 मिनट में, भाई ऐसा क्वेश्चन लिख लेना कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में है, जैसे ही वह चलना प्रारंभ करती है वह 10 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी पर लगने वाला त्वरण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटे। तो आपको क्या करना है वहाँ पे सॉल्यूशन में, क्या करना है भाई, दिया क्या दे रखा बेटा आपको पता है कि जी क्या दे रखा उसने कि वस्तु जब विराम अवस्था में, जैसे ही विराम अवस्था में होती है तो u बराबर क्या है 0, भाई 0 क्या उसकी प्रारंभिक चाल क्या है 0। भाई आपको पता है टाइम कितना दे रखा उन्होंने, टाइम दे रखा 10 मिनट जी, 10 मिनट दे रखी जी, मिनट दे रखी जब मिनट दे रखी, मैंने तो बताया नहीं केवल मिनट में होता है चाल, तो काय में कन्वर्ट करोगे इसे, मिनट में दे रखी ना, तो काय में कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो 10 इंटू कितना 60 सेकंड, तो कितना आएगा 600 सेकंड आ जाएगी बेटा। बात समझ में आ गया कि फिर इसके बाद अंतिम वेग कितना दे रखा बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विराम अवस्था में जब तक जो 0 होगी, जैसे ही वो चलना प्रारंभ कर देगी, तो कितने की स्पीड पकड़ ली उसने 60 की, तो अंतिम वेग कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था ना। अब किलोमीटर प्रति घंटे को काय में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर प्रति घंटे को काय में कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में, जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर क्या है किलोमीटर, तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने 1000, और नीचे क्या है घंटा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, क्या आ जाएगा वहाँ मीटर प्रति सेकंड। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो 5/18 से, देखो 5/18 आएगा, देखो 5 8
आपको दिखाई दे रहा है 5/18 आ रहा नहीं आ रहा, या 5/18 से क्या क्या कर सकते हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये समझाने का तरीका है, और मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा। 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से ये 3 बार, ये 10 बार, तो आपका क्या आया कि 50 कितना 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है वो, अब भाई अब क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है भाई, ए यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, त्वरण। तो आपको पता है ये चारों किस में आती हैं, ये चारों आती है गति की प्रथम समीकरण में, प्रथम समीकरण। तो आप लगा दो गति की प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। तो क्या होती है गति की प्रथम समीकरण, हालांकि नीचे पहुंच गए। गति की प्रथम समीकरण आपको पता है कि v बराबर u प्लस AT, आपको पता है ना बेटा। ऊपर से मिटा रहा हूँ, देखो अब आपको पता चल गया होगा कि v बराबर u प्लस AT। तो v की वैल्यू आपको पता है कितनी, 50 कितना था 3, और u की वैल्यू क्या थी 0, प्लस a की वैल्यू याद करनी थी, t की वैल्यू कितनी थी 600 सेकेंड। ठीक है बेटा। तो 50 कितना 3 इक्वल टू कितना आएगा 600 a। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि क्या करना हमें भाई, a के साथ जो 60 है 600 है वो काय में मल्टीप्लाई में काय में पहुँच जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में पहुँचेगा नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। आपको दिखाई दे रहा 0 से 0 कट गई, तो a बराबर आ जाएगा आपका 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 180, काय में आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है जो त्वरण निकल का आया, और हालांकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो a बराबर आ जाएगा 1 अपॉन कितना 36। तो आपको दिखा दे रहा कि क्या आ गया कि a की वैल्यू क्या आ गया 1/36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल आपके समझ में भी आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के अगले वाले जो अगली वाली वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल के संबंधित आएगी इस चैप्टर से। तो आपको एक एक चीज़ समझ में भी आ रही होगी ये क्या कहना चाह रहे हैं सर और क्या क्या समझा रहे हैं सर। ये चैप्टर मेरी नज़रों में तो फिनिश हो चुका है, परंतु इसके न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो न्यूमेरिकल की वीडियो अगली वाली जो वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो आएगी इसकी, ठीक है ना, जिसमें से मैं कम 8 से 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई। ठीक है बेटा। तो आपकी एक एक चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहे हैं क्या नहीं। ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखता हूँ, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हमें वीडियो बनाते हुए बढ़िया लगेगा। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे बेटा। यदि हमारी वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है बच्चों के। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को उत्साहित से बनाएंगे कि हाँ हमें समझ में आएगा, उनको ऐसे उत्साहित से बनानी चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो को यहीं रखता हूँ। ठीक है। थैंक यू बेटा।